स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने सीख लिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, कैसे वो काम करती है, किस तरह के अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको एक्सरसाइज 1 के 15 क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं विद वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के बाद बोहर आया, तो आपको याद है रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसके अंदर उसने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो मैक्सवेल ने उस चीज को प्रूव, उससे क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा है तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कूद जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो बोहर ने उस कमी को दूर किया और बोहर ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया। देखिए बोर्स मॉडल जो है, सबसे पहली चीज इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब ये उन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, उन एटम्स या आयंस के लिए एप्लीकेबल है जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर एप्लीकेबल है। बोहर ने जितनी भी कैलकुलेशन की वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके की है। बाद में आप देखोगे आगे बढ़कर कि हायर क्लासेस में और फिजिक्स के अंदर भी आप सीखोगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए इसको कन्वर्ट किया गया, लेकिन हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर बोर्स मॉडल बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है और सक्सेसफुली एप्लीकेबल है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल के साथ। ये देखें, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ओनली। अब बोहर ने क्या किया, बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ये पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स जिन्हें आप पहले अज्यूम कर लेते हो या कंसिडर कर लेते हो, फिर बाद में उनको प्रूव करते हो। ठीक है, तो बोहर के अपने कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसके बेसिस पर उसने क्या किया, बिल्ड किया अपने एटम को। दूसरी चीज मैं स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बोर्स मॉडल को समझने के लिए। आपको चाहिए कुछ प्री रिक्विजिट्स, ऑल्दो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बट स्टिल ध्यान दें कि अगर आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं, ये फिजिक्स के फंडे हैं जो आप आगे चल के सीखोगे, बट अभी आपके काम में आते हैं। Q1 Q2 इनके बीच में R है, तो दो चीजें होती है, एक तो होता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास सिखा चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं। Fe कितना होगा? हाँ, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो फोर्स में हमें वैल्यूज विद साइन ही रखनी होती है। चार्जेस है, सेम चार्जेस विद तो रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्जेस विद तो अट्रैक्शन होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, तो ध्यान दें पोटेंशियल एनर्जी जो है PE, उसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन R। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहां पर प्लेस चार्जेस, यहां पे आप लिख दो प्लेस चार्जेस विद साइन। आप चार्जेस को विद साइन रखते हो। कैसे रखते हो? विद साइन आप चार्जेस को यहां पे प्लेस करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? K Q1 Q2 अपॉन R। तो दो चीज ध्यान रखना, K के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, या फिर आप इसे 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख लेते हो। ε0 परमेबिलिटी ऑफ स्पेस है, आगे यूज करोगे। अभी ε0 देखा हुआ आपका होना चाहिए, कभी एकदम से दिख गया तो आप बोलोगे सर ये कहां से आया। ठीक है, चलिए उसके अलावा आपको एक और चीज आनी चाहिए, ये भी फिजिक्स की ही चीज है एक्चुअली, इसीलिए आप इस चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स के बहुत सारे फंडे यहाँ काम में आते हैं। तो आई होप आप लोग सभी सर्कुलर मोशन जानते हैं। ठीक है, तो जब सर्कुलर मोशन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट के अबाउट कोई भी चीज क्या होती है, घूमती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करनी है, मान लो ये एक सेंटर पॉइंट, हिंज पॉइंट है, इससे एक लेंथ आपने डोरी बांध दी, R लेंथ की, L लेंथ की, ठीक है, और इसके ऊपर वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन शो करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स is required for the circular motion of any object about a point। ठीक है, तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको चाहिए होता है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज
mv²/r। तो जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास, उसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होती है, और उसकी पाथ की रेडियस। तो यहां से आप सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, उसे हम mv²/r बोलते हैं। ऐसे ही आप देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, देन एंगुलर मोमेंटम इज यूज्ड। देखो, एक तो क्या है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन जब होता है तब तो आप सिर्फ मोमेंटम यूज करते हो, मोमेंटम, जैसे आप m इंटू वी लिखते हो, ये तो आप अच्छे से जानते हो। अगर आपने अभी तक सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पास एक और टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे हम L इसका नोटेशन होता है, जैसे हम mvr से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। भाई देखो, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप यूज करोगे बोर्स मॉडल को समझने में, उसको यूज करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। शुरू में जैसे मोल में आपको लगा था, आप मोल में आप कितने कंफर्टेबल हो चुके हो, ऐसे आप धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। चलिए, तो ये शुरू करते हैं, देखें अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ और उसके पोस्टुलेट्स के साथ। तो बोहर के अपने कुछ पोस्टुलेट थे जो बोहर ने दिए, और उन्हीं के बेसिस पर ये मॉडल क्या हुआ, बिल्ड हुआ। देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ कांस्टेंट रेडियस कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन बोहर ने उसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इन सर्कुलर पाथ्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती है। इस चीज को आगे उसने कैलकुलेट करके भी दिखाया। तो इसने अपने पोस्टुलेट में ऐड कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस सर्कुलर पाथ में, उस पाथ की रेडियस चेंज नहीं हो सकती है। तो अब मैक्सवेल का जो कंसेप्ट था या मैक्सवेल की जो थियरी थी कि ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। बोहर ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसने प्रूव करके भी दिखाया। अभी आप देखो, आप खुद भी प्रूव करोगे। चलिए, सेकंड चीज, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको सिखाया कि भाई ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। का चार्ज मैं आपको सिखा चुका हूँ, Z इंटू ई होता है, पाथ है यार। मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लो v है। इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है, वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे आपको क्या मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। जैसे मान लो आप किसी चीज को घुमा रहे हो, आपकी फिंगर बांध के, धागा बांधा पत्थर में भी घुमा रहे हो, तो आपकी फिंगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। किसी एक हिंज पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए उसको एक इंटरनल फोर्स चाहिए होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/r। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v उसकी वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ पाथ है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, k q1 इंटू Q2। तो देखो Q1 की वैल्यू है ZE इंटू Q2 की वैल्यू है E, तो ये बन जाएगा ZE²/r²। तो ये आपका पहला इक्वेशन बना जिसे हम काम में लेंगे। देखें, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, k इंटू Q1 Q2/r²। तो k की वैल्यू k, Q1 हो गया ZE, Q2 हो गया E/r²। तो फोर्स आ गया kZE²/r² के इक्वल। कर सकते हैं ना। तो बहुत सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mv²/r की वैल्यू kZE²/r² की इक्वल होगी। अभी हम कुछ फॉर्मूले डेराइव करेंगे, वहां पर भी बहुत काम में आएगा, और ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में आपके। चलिए, इसका जो अगला पोस्टुलेट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्स मॉडल बोले तो सबसे पहले आपके दिमाग में वही क्लिक करना चाहिए, पूरे चैप्टर में आगे तक काम में आएगा। तो बोहर ने कहा कि जैसे ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ऐसे ही क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अबाउट या न्यूक्लियस के अराउंड
ऐसे इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। ठीक है, इनको सेपरेट कर लेते हैं ऐसे, ये सेकंड वाले का था। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसके अबाउट ऐसे इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर पाथ में नहीं घूम सकता है। न्यूक्लियस के अबाउट ऐसे इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर पाथ में घूम नहीं सकता है। इनमें से वो सिर्फ उस पाथ में घूमता है जहां इसका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये बताया था मैंने आपको, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सर समझ में नहीं आया क्या क्या बोल रहे हैं, बताता हूँ, वापस से आओ। तो देखो इस तरह से इनफाइनाइट पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन हर पाथ में नहीं हो सकता, लेकिन जिस पाथ में होगा वहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो h/2 का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी या तो ये 1h/2 होगा, या ये 2h/2, या ये 3h, 4h, 5h, 6, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। तो ये mvr nh/2 के इक्वल होगा। यहाँ पर n जो है वो आपको नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट बताता है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 अप टू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। n की वैल्यू 2.3, 1.7 ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली जब n की वैल्यू 1 है तो ये आपका फर्स्ट शेल है, जिसे आप k शेल के नाम से भी जानते हो ना, तो ये आपका फर्स्ट शेल है। चलिए इसी तरह ये n=2 है, ये कौन सा शेल है, ये L शेल है। इसी तरह n=3 हो गया, ये M शेल है ना, n=4 हो गया, ये आपका N शेल है। और इसी तरह से ABCD कंप्लीट कर दो, K L M N O P Q R S T U V W X Y Z चलता रहेगा, उसके बाद वापस से शुरू हो जाएगी ऐसे। तो बेसिक सी बात यह है कि अब इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां कहीं बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन बिटवीन द शेल्स। वो प्रेजेंट कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। अभी हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, अभी हमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो सकता है, फिर शेल का मतलब क्या होता है वो आप आगे चल के और डिटेल में सीखोगे। सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फिर पर इनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो अब आप देखो MVR फर्स्ट शेल के लिए h/2 के इक्वल होगा, MVR सेकंड शेल के लिए 2h/2 के इक्वल होगा, थर्ड शेल के लिए 3h/2 के इक्वल होगा ना। तो ध्यान से सुनना, एक चीज सिखा रहा हूं आपको। MVR फर्स्ट शेल की अगर बात करूं तो वो h/2 के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड शेल के लिए 2h/2, थर्ड शेल के लिए 3h/2, फोर्थ शेल के लिए 4h/2 एंड सो ऑन। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, h/2। अगर मैं h/2 को एक क्वांटा बोल दूं, क्या बोल दूं, क्वांटा, एक क्वांटा है ये Q। बताओ ये कितने क्वांटा हो गए, 2 क्वांटा, ये कितने हो गए, 3 क्वांटा, ये कितने हो गए, 4 क्वांटा, ऐसे ही 5 क्वांटा, है ना। h/2 का मल्टीपल चले, जैसे आपने देखा था एनर्जी जो थी वो h न्यू का मल्टीपल थी। एक फोटोन आया तो एनर्जी h न्यू आएगी, 2 आए तो 2h न्यू, 3 आए तो 3h न्यू, 100 आए तो 100 × h न्यू, ये तो था। तो बेसिकली ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द एंगुलर रटना नहीं है, समझो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, यानी दैट इज इट विल बी मल्टीपल ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। तो प्लैंक के हिसाब से एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। यहां पर बोर के मॉडल से अगर हम एक्सट्रैक्ट निकालें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एक ये इक्वेशन और एक ये दूसरा इक्वेशन, दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें। ठीक है, कॉपी करें फिर चलते हैं आगे।
चलिए अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले पोस्टुलेट्स की तरफ। देखो अगला पोस्टुलेट ने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस नाइदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी। ना तो वो एनर्जी लूज करता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है, और एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता रहता है, घूमता रहता है। तो देखो मैक्सवेल ने जो कहा था वो भी यहां पर वैलिड नहीं रहा। मैक्सवेल ने कहा था ये घूमता हुआ पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा, तो बोर्ड ने बोला नहीं भाई, ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, और मैं प्रूव करूंगा इस चीज को। बोर ने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, रुको, सबर करो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हैज अ सर्टेन डेफिनेट एनर्जी इन अ गिवन ऑर्बिट एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये जो आप शेल है, इनको आप शेल बोल सकते हो, इनको आप ऑर्बिट बोल सकते हो, इनको आप एनर्जी स्टेट बोल सकते हो, इनको आप स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक पोस्टुलेट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान देना, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा है तब तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, मान लो इससे ये इस शेल में गया, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से, नीचे का मतलब जिसकी एनर्जी कम है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, देखो मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी। तो वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, वो भी आप देख भी लोगे। और वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो लोअर एनर्जी शेल जो न्यूक्लियस के पास है, हायर एनर्जी शेल जो न्यूक्लियस से दूर है। तो अगर ये यहां से यहां जाएगा तो लोअर शेल से हायर शेल में भेजने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर वो किसी हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो यही आपका अगला पॉइंट है। एन इलेक्ट्रॉन व्हेन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इट moves from higher energy shell to lower energy shell it emits energy and आ गया, ये रहा, difference in energy between the two levels and the wavelength of photon emitted can be calculated। इसका मतलब क्या है समझो। मान लो ये आपका लोअर एनर्जी शेल है N1, ये हायर एनर्जी शेल है N2, और कोई और भी है N3, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन N1 से N2 गया, N1 से N2 जाने में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल, कलर से ध्यान देख लेना है ना, व्हाइट से लिख रहा हूं, सबको इसके लिए लिख रहा हूं, विल एब्जॉर्ब एनर्जी। और वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई क्या होगा, EN2 माइनस EN1। अब इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो कहीं से तो एब्जॉर्ब करेगा। तो मान लो इसके ऊपर कोई लाइट आकर गिरी, उस लाइट से इसने वो एनर्जी ली और ऊपर चला गया, तो वो वैल्यू आप hc/λ एब्जॉर्ब के इक्वल लिख सकते हो। मतलब उसने कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की आप ये पता कर सकते हो। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन मान लो N3 में बैठा और N3 से या तो N2 आया या N1 आया, तो इस केस में क्योंकि ये हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी, एंड द एनर्जी रिलीज्ड डेल्टा ई जो है बताओ किसके इक्वल होगी, तो वो सिंपली इक्वल हो जाएगी EN1 माइनस EN2 के। देखो एनर्जी रिलीज्ड है तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, ये हम सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन आता है उसका, वो दिख जाएगा। नेगेटिव साइन आया इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई तो यहां से क्या होगा, एक फोटोन रिलीज होगा। फोटोन मतलब कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट होगी। तो आप इसको hc/λ के इक्वल करके ये भी पता कर सकते हो कि कितनी वेवलेंथ एमिट हुई होगी। आप एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन की वेवलेंथ भी निकाल सकते हो और रिलीज होने वाले फोटोन की वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। वो हम निकालेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बस समझ लो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल में है और लोअर से वो हायर जा रहा है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से वो लोअर आ रहा है तब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ गए मेरी बात को, ध्यान रख लोगे इतना सा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज रिलेटेड टू बोर्स मॉडल। तो ये बोहर के पोस्टुलेट थे जिनको उसने यूज किया और इनके बेसिस पर अपना मॉडल प्रपोज किया, मॉडल बता दिया मैंने आपको। अब ये उनकी कैलकुलेशन करके आपको दिखाएगा कि भाई जो जो उसने बोला वो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखें, हर एक चीज मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ।
तो अगेन आपको हर एक चीज़ रटने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बोलूँगा वो याद रखना है, और जो मैं बोलता हूँ याद रखना है वो आपको यूज़ करवाते करवाते याद करवा भी देता हूँ। आप फोकस करें, एनालिसिस करें, फील करें चीज़ों को, कितने आसानी से आप आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर, धीरे धीरे स्टेप वाइज आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं, एक्चुअली आप लोग जब छोटी क्लास में थे तो आप लोग सोचा होगा यार ये एटम क्या होता है, कैसा दिखता है, तब आपको उतना लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता है, बता भी नहीं सकते, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, बट अब आप हर एक चीज डिटेल में सीखोगे। तो हम एटम को बिल्ड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। तो भाई हमें बोर ने सिखाया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। तो इस पाथ की जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, ये भी उसने बताया था। तो वो फिक्स्ड रेडियस कितनी है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं Rn मतलब nth शेल, nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेडियस का एक बड़े खतरनाक सा फॉर्मूला आएगा, बट आप देखना उसको रटने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूले को, दूसरा वैल्यू है वो याद रह जाएगी अपने आप। तो हम यूज करते हैं बोहर के पोस्टुलेट। आपने देखा कि बोहर ने हमको सिखाया कि भाई घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स था me इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये था, और बताओ दूसरा क्या है, दूसरा है एम वी आर, एम ई लिख रहा हूं उसको भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन एच अपॉन 2। ये दो इक्वेशन है, सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव होंगे। तो आपको फॉर्मूले रटने की जगह पहली बात तो बोर के दो पोस्टुलेट अच्छे से आने चाहिए। आगे अब अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप क्या करो, v की वैल्यू निकालो उस इक्वेशन से, तो बनेगी एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम ई इंटू आर, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। जैसे इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ रखोगे, देखो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एम ई बाई आर को तो अलग कर दो, इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू आना चाहिए के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एम से इसका स्क्वायर गया, आपको निकालनी है रेडियस आर। आर को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ, तो देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। आर इक्वल ऊपर तो ये है ही एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन देखो 4 पाई स्क्वायर एम ई, एक एम बचा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है के जेड ई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनी, आर लिख लेता हूं अभी उसको, किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस का ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, रख ही नहीं पाओगे, ऐसा मैं बताऊं, यूज करते करते ये भी याद हो जाएगा, बट स्टिल अभी नहीं याद रखना। आपको अगर कभी ये फॉर्मूला चाहिए तो आप यहां से डराइव कर दो, मैंने आपको सिखाया, वी निकालो, वी के लिए यहां रखो, और आप रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लोगे ना। चलिए फॉर्मूला तो सीख लिया, अब देखो ध्यान से, आप अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूं, इसी फॉर्मूले को देखें। R इज इक्वल्स टू, आपने लिखा n तो है नंबर ऑफ शेल, तो उसको मैं अलग कर रहा हूं, और नीचे देखो एक ये z होता है एटॉमिक नंबर, इसको भी अलग कर रहा हूं। उसके अलावा देखो आपके पास टर्म है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई इंटू के इंटू ई स्क्वायर। अब देखो आप h की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड। एम ई क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। पाई के लिए तो आप जानते हो 3.14, और 4 तो 4 है ही। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो इन सबको जो आप कैलकुलेट करोगे तो नेट वैल्यू आपके पास आएगी। तो जो नेट वैल्यू निकल के आती है वहीं से हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ nth शेल और ऑर्बिट ऑफ, बस nth शेल लिख दो सिंपल, पूरा क्या लिखना है, ठीक है। तो ये है Rn, तो जो Rn की वैल्यू बनती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। ये सब आप जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाती है।
तो बस अब आपके पास किसी भी शेल की रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो। चलिए अब इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखो एन, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एन का स्क्वायर होता जाएगा, तो रेडियस ऑफ शेल क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर लिखना है और ध्यान रखना, मतलब रटना नहीं है, खुद आप एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो उस चीज को। एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, radius increases and the shell become farther from the nucleus। ठीक है, अब देखो चीजें लिंक करना शुरू करते हैं। आपने इनऑर्गेनिक में सीखा है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल से बड़ा कौन होता है, तो आप बोलते थे सर 3p। क्यों? शेल बढ़ गया। तो ये उसका रीजन है, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, शेल की साइज बढ़ती है। शेल की साइज बढ़ेगी तो उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल्स की साइज भी बढ़ती है। तो आप देखें न्यूक्लियस के सबसे पास और सबसे छोटा शेल कौन सा होता है, फर्स्ट, फिर कौन सा होता है सेकंड, फिर कौन सा होगा थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और इस तरह से आपकी कहानी चलती रहेगी। तो जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, वो और बड़ा होता जाएगा, शेल का साइज बढ़ता जाएगा। दूसरा देखो एक टर्म होता है, इसे याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस जिसे हम लोग ए नॉट बोलते हैं। बोहर रेडियस क्या है, इट इज सिंपली रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ए नॉट की एक फिक्स्ड वैल्यू है और ए नॉट किसके इक्वल होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये स्टैंडर्ड है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर लेगा, पूछा भी जा चुका है आपसे। ए नॉट क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है एंड दिस इज कॉल्ड बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम, बोहर रेडियस बोलते हैं। आप बोलोगे सर जेड तो फिक्स हो गया ना, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा। नहीं, हाइड्रोजन के लिए वाला है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन लाइक, जैसे एक हाइड्रोजन तो हो गया He प्लस, तो देखो He का हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो Z यहाँ बदल जाएगा Li2 प्लस। भाई लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में से 2 निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। B3 प्लस, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दिए तो वो भी क्या बन गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी बन गया। तो ये आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। ठीक है, तो बोहर रेडियस क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कॉपी करो, फिर कुछ और चीजें सिखाता हूं मैं आपको। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है ये आपने देख लिया। अब यहां पर ना आपको प्रोपोर्शनलिटी से खेलना होता है। प्रोपोर्शनलिटी, तो आप देखो कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो NH शेल की रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर बाय z है। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, जहां पे आपको रेडियस को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। मैं बोल दूं कि सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस को फोर्थ शेल ऑफ लिथियम से कंपेयर करो, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रोपोर्शनलिटी ये आपको अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। अगर Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z है तो देखो R2 अपॉन R1 की जो वैल्यू है, देखो R2 क्या हो जाएगा, N2 स्क्वायर अपॉन Z2 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन Z1। तो आप रेशियो निकाल के लिखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो R2 बाई R1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। तो दो अलग अलग एटम्स की अगर आपको रेडियस कंपेयर करनी है तो वो आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना, R2 बाई R1 कितना होता है, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। क्वेश्चन अभी आप इसके ऊपर देख लोगे। चलिए, तीसरा यहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करना चाहिए वेरिएबल्स के अंदर। तो ध्यान दें, मेरे पास यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक n है नंबर ऑफ शेल और एक z एटम। जैसे H प्लस के लिए Z1 होगा, He प्लस के लिए 2 होगा, Li2 प्लस के लिए 3 होगा। ठीक है, तो आप देखो मैं यहां पर ग्राफ बना सकता हूं, प्लॉट बिटवीन Rn वर्सेस
एन स्क्वायर। अब हम दोनों वेरिएबल को एक साथ नहीं बना सकते हैं, तो हमेशा हम ऐसा ही करते हैं, एक बार हम z को कांस्टेंट रखेंगे। चलो बनाते हैं। तो z को कांस्टेंट रखूं और मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो देखो एक वेरिएबल कौन है, rn मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल कौन है, n स्क्वायर। ये मेरे पास दो वेरिएबल है, rn और n स्क्वायर। अब आई होप आप ये जानते होंगे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो कि ओरिजिन से पास होती है। ये आपने फिजिक्स में बेसिक मैथ्स में पढ़ लिया होगा अब तक, है ना। चलिए, तो देखो ये उसी को फॉलो कर रहा है। आप यहाँ पे रटना नहीं है, एक्सप्रेशन पे फोकस करो, ध्यान दो। ये वाला एक्सप्रेशन या ये देख लो, बताओ rn किसके इक्वल होता है, 0.529 अपॉन z को अलग कर रहा हूँ इंटू एन स्क्वायर। देखो एक वेरिएबल है rn, ये तो हो गया y एक्सिस की तरफ, इसकी जगह लिख दो y इज इक्वल टू, दूसरा वेरिएबल n नहीं है, n स्क्वायर। जब वेरिएबल n होगा तो ग्राफ कुछ और बनेगा, अभी बताता हूँ। ये n की जगह लिख दो x, तो देखो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बन गया। तो ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू रीजन, और इसकी जो स्लोप है, स्लोप यानी टेन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 0.529 अपॉन जेड की इक्वल होगी। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, आप जरूरी नहीं यही ग्राफ बनाए, आप दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं प्लॉट बिटवीन rn वर्सेस n। अगेन अगर हम n के साथ देख रहे हैं तो हम z को कांस्टेंट रख रहे हैं, कीपिंग z कांस्टेंट है। तो देखो एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बिटवीन रेडियस rn वर्सेस n। अब ध्यान दो, अगर आप फॉर्मूला लिखो rn इक्वल टू 0.529 अपॉन z इंटू एन स्क्वायर। अब वेरिएबल एन स्क्वायर नहीं, यहां देखो वेरिएबल कौन है, n है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी जगह तो फिर से y लिखोगे, ये कांस्टेंट है k, n की जगह लिखोगे x, तो x का बन जाएगा स्क्वायर। तो y इक्वल टू के स्क्वायर जो है वो एक पैराबोला को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, पैराबोला को डिनोट करता है। तो ये जो ग्राफ है वो आपके ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, इधर जाता है, पर अभी सिर्फ इस तरफ वाला पार्ट बना रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इधर का ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई आप तो वैसे ही मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आपको इतने से ग्राफ बनाने तो आते हैं, नहीं आते तो अब सीखने पड़ेंगे आपको, और आपको फिजिक्स में सिखाए जा चुके हैं। नहीं सिखाए तो भी इतना सा आप देख लें, y इक्वल टू के स्क्वायर एक इस तरह के पैराबोला का, इसे हम अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड ओपनिंग। तो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग होता है, अभी आगे मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। अभी तो आप ध्यान रखें, y इक्वल टू के स्क्वायर टाइप का ग्राफ है, तो वो कैसा बनेगा, एक पैराबोला का ग्राफ बनेगा। चलिए, थर्ड ग्राफ मैं आपके लिए बनवा रहा हूं। अब हम z के लिए ग्राफ देखते हैं। तो z के साथ तो दो ग्राफ बन सकते हैं, प्लॉट बिटवीन rn वर्सेस z, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कीपिंग n कांस्टेंट, इस बार n फिक्स कर देंगे। तो देखो ग्राफ बनाओ बिटवीन रेडियस एंड z। अब आप देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, वही 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय z। तो रेडियस और z एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ कैसा बनता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है इस ग्राफ का नाम, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ पा रहे हैं। अच्छा चलो, मैं आपको एक और ग्राफ बनाऊँ, आपसे बोलूँ कि यार एक ग्राफ और बना दो मेरे लिए। ग्राफ है बिटवीन rn वर्सेस 1 अपॉन z। बताओ। हाँ बिल्कुल सही। ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिन से पास नहीं होगी, थोड़ा छोटा करते हैं। ये जो है लाइन बनेगी कुछ ऐसी, डैश्ड लाइन बनेगी, एक्सटेंड करोगे तो ओरिजिन से पास होगी। क्यों मैंने डैश्ड क्यों बनाया, इसका कंसेप्ट होता है, डैश्ड बनाने का मतलब ये कि 1 अपॉन z कभी भी जीरो ही नहीं हो सकता। तो हम दिखा रहे हैं कि पीछे पॉसिबल तो नहीं है, पर हाँ एक्सटेंड करो इमेजिनरी तो ही जाकर कट करेगा। अगर मैं इसका, देखो ध्यान समझना, अगर मैं इसी का ऐसा ग्राफ बना देता,
1 अपॉन जेड, तो ये ग्राफ गलत होता और ये ग्राफ करेक्ट है, क्योंकि भाई देखो Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम के लिए 2, 1 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो Z 1 अपॉन Z की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, इनफाइनाइट आएगा ना। जब Z इनफाइनाइट हो गया तब 1 अपॉन Z जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस डैश लाइन रिप्रेजेंट्स दैट 1 by Z कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। अब आप देख लो इसकी जो स्लोप बनेगी थीटा, tan थीटा, दैट इज स्लोप, उसकी वैल्यू 0.529 इंटू एन स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। ये रहा एक्सप्रेशन। हम वेरिएबल 1 by Z ले रहे हैं। तो ये ग्राफ्स रटने नहीं होते, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बना बनाकर। वेरिएबल पहचानो, अपने इक्वेशन को मोल्ड करो वैसे ही, वेरिएबल कौन है उसके हिसाब से, ये देखो मैंने करके दिखाया। अभी और जो पैरामीटर्स आएंगे उनमें भी करेंगे, उनसे आपको और आइडिया लगेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है, पैरामीटर कौन है, और उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए अब आप इसे कॉपी करें, एक चीज तो ये फटाफट से हो गया। चलिए अब ये देखें क्वेश्चन आपके लिए, इसे आपको ट्राई करना है। हो गया? तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+, तो एक आयन दिया हुआ है He+, और दूसरा आपको दिया हुआ है Li2+। तो देखो He+ के लिए जो Z है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हीलियम, और Li2+ के लिए एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 3। इसका थर्ड शेल है तो N1 की वैल्यू हो गई 3, और इसका जो है सेकंड शेल है तो बताओ N2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ He+ आयन, तो इसकी जो रेडियस है R1 उसे उसने R बोला है, और इसकी आपको रेडियस का आराम से कर सकते हो। क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू, भाई रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होती है, N स्क्वायर बाय Z के, तो क्या बन जाएगा N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। तो रखो भाई वैल्यूज, N2 कितना है 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन N1 कितना था 3 स्क्वायर, Z2 की वैल्यू है 3 और Z1 की वैल्यू है 2। तो आंसर आ गया, R2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2/3R। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। या फिर मुझे कोई ग्राफ बताए, ग्राफ आपको आइडेंटिफाई करने को बोल सकता है, या फिर उसके रिगार्डिंग आपको कुछ कैलकुलेशन मिल सकती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले फॉर्मूले के ऊपर, दैट इज ऑफ वेलोसिटी। किसमें मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो रेडियस आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो बहुत आसान है, फिर से आप अपने वही दो फंडे यूज करो। एक आपके पास है mv²/r या mev²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r², एक एक्सप्रेशन, और दूसरा mvr इज इक्वल्स टू nh/2। तो देखो r से r का स्क्वायर गया, यहां से आप r की वैल्यू निकालो, क्या बन जाएगी kZe² अपॉन me इंटू v², और इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, m इंटू v इज इक्वल्स टू kZe² अपॉन m यानी me इंटू v² इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा बताओ, nh/2। तो ध्यान से देखो, me से me गया, v से v का स्क्वायर गया, ओवरऑल v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πk Ze² अपॉन n इंटू h। अब देखो फिर से, अगर आप z और n को छोड़ दो तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है वो z/n के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेडियस जो है वो n²/z के प्रोपोर्शनल है, और जो वेलोसिटी है वो z/n के प्रोपोर्शनल है। अगेन अगर आप यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख दो, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट यानी Vn जो है वो कितना आता है, देखो 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर्स पर सेकेंड। अगर आप सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2.188 इंटू 10⁸ आ जाएगा। अगेन क्योंकि वेलोसिटी Z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि दो अलग अलग शेल में V1/V2 जो है वो Z1/Z2 इंटू N2/N1 के इक्वल होगा। सही है।
दूसरी चीज अगर आप फोकस करें, ध्यान से देखें, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई देखो, जैसे जैसे n बढ़ेगा, वेलोसिटी z बाय n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक एटम के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में सबसे तेज घूम रहा होगा, फिर सेकंड शेल में उससे धीरे, फिर थर्ड शेल में उससे धीरे, और इस तरह से वेलोसिटी शेल के नंबर के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो शेल का नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है। आई थिंक कुछ ना कुछ वॉइस का इशू आ रहा है, एक सेकेंड दे आप मुझे। चलिए, तो साइज बढ़ता जाएगा शेल का और क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखो यहां पर आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, एक वेलोसिटी और z के बीच में, एक आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो वेलोसिटी और n के बीच में, और एक आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो वेलोसिटी और 1/n के बीच में। ठीक है, तो तीन ग्राफ्स आप प्लॉट कर सकते हो। तो देखो वेलोसिटी और z में तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बनेगा ना। वेलोसिटी और n एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक है वेरिएबल 1/n, तो v इक्वल टू जब आप लिखोगे 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z और साथ में 1/n, तो ये ग्राफ बनेगा फिर से एक स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी के लिए आप v और z के बीच में ग्राफ बना सकते हो, v और n में बना सकते हो, और v और 1/n बना सकते हो। और जैसे आपने रेडियस के लिए क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट वैसा ही उसी टाइप का क्वेश्चन आपको वेलोसिटी का भी मिलता है। देखें, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हीलियम आयन फॉर अ गिवन शेल इज रेशियो 2:1, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू शेल्स। थोड़ा एक स्टेप आगे ले गया मैं क्वेश्चन को। पहले आपको वेलोसिटी का रेशियो दिया है, ठीक है, आपके पास कौन कौन है, हाइड्रोजन है और He प्लस है, ठीक है। वह हाइड्रोजन के लिए Z1 की वैल्यू 1 हो गई, हीलियम के लिए Z2 की वैल्यू 2 हो गई। इसके लिए N1 दिया है कि कुछ नहीं, और इसके लिए N2 शेल्स नहीं दिए हैं, लेकिन इन शेल्स की वेलोसिटी का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो देखो V1/V2, तो देखो हमारे हिसाब से V1/V2 क्या होना चाहिए, Z/N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये क्या बनेगा Z1/Z2 इंटू क्या बन जाएगा N2/N1। बोलो बनेगा, रखो वैल्यूज। वेलोसिटी का रेशियो है 2:1 इक्वल टू Z1/Z2 1/2 इंटू N2/N1। तो यहां से देखो आपको N2/N1 का रेशियो मिल गया 4/1। कितना मिल गया है, 4/1 मिल गया। बस अब आपको इनकी रेडियस का रेशियो निकालना। तो रेडियस प्रोपोर्शनल होती है n² z के। देखें R2/R1 के लिए बनेगी N2/N1 होल स्क्वायर इंटू Z1/Z2। उल्टा हो जाएगा, रखो वैल्यूज। R2/R1 इज इक्वल्स टू, देखो N2/N1 निकाल लिया आपने, 4/1 होल स्क्वायर, Z1 1 और Z2 2, 16/2 कितना हो गया 8, 8:1 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो एक ऑर्बिट के अंदर और उसे कैलकुलेट कर सकते हो। सही है, तो रेडियस वेलोसिटी इन दोनों में ही मेनली क्या आती है, प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो देखो रेडियस हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब चलते हैं एक और टर्म, इसका नाम है टाइम पीरियड। हाँ, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बट अभी नहीं, तो फॉर्मूला डिराइव करवा दो, फिर नेक्स्ट क्लास हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आइए थर्ड फॉर्मूले के ऊपर, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो टाइम पीरियड क्या है, चलिए टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, या राउंड कुछ भी बोल दो, अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाने में इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और जब ये एक चक्कर पूरा कर लेगा उसमें जो भी टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। अब भाई देखो छोटी सी फिजिक्स है, अगर आप यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये देखो कि डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा लगाने में आपने कितने डिस्टेंस कवर की, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस आ गया टाइम पीरियड। तो कोई फॉर्मूला आ जाएगा ना, मेनली प्रोपोर्शनलिटी काम में आएगी, और टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी आप टाइम के साथ साथ भूल जाओगे, लेकिन आपको रेडियस वेलोसिटी हमेशा याद रहेंगे, याद रखने कहने का मतलब ये है ना। टाइम पीरियड भूल जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर कभी भूल भी जाओ ना, तो आप देखो एक चक्कर लगाने में आपने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, 2πrn, मान लो nth शेल है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vn होगी। तो आप देखो डिस्टेंस कवर्ड है 2πrn अपॉन वेलोसिटी है vn। तो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हो, देखो अभी दिखाऊंगा भी निकाल के, पर अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं। 2πr, देखो रेडियस का फॉर्मूला हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, इनको 10⁻⁻10 मीटर लिख रहा हूँ, इनटू देखो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल आती है, n²/z, अपॉन वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर्स पर सेकेंड। तो कब मीटर से मीटर गया, टाइम पीरियड आएगा सेकंड्स में, तो ये बन जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1.52 इंटू 10⁻16 इंटू, ध्यान से देखो ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा n³/z² सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट चीज टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी प्रोपोर्शनलिटी। ध्यान दें टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, n³/z² के, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए T1/T2 n1/n2 होल क्यूब इंटू Z2/Z1 होल स्क्वायर। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए। अब आप देखो बहुत सिंपल है, आप भूल गए मान लो प्रोपोर्शनलिटी, तो कोई बात नहीं, आपने बोला ना टाइम पीरियड क्या है 2πr/v, r किसके प्रोपोर्शनल, n²/z, ये तो कांस्टेंट है, v किसके प्रोपोर्शनल, z/n, अपने आप ही क्या क्रिएट हो जाएगा, n³/z² क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ध्यान रखना टाइम पीरियड जो होता है वो n³/z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही आपके पास एक और टर्म बनता है फ्रीक्वेंसी। तो वो टाइम पीरियड के अपने को फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका फॉर्मूला रटने की जरूरत है। आप सिंपल इसमें प्रोपोर्शनलिटी याद रखो, 99% टाइम्स आपसे प्रोपोर्शनलिटी पर ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो एक और छोटा सा टर्म दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ये 4th पॉइंट आप डाल देना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये चक्कर लगा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कभी कभी काम में आ जाती है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ revolutions made पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी सिंपली इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि सिंस टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल था, n³/z² के, जो फ्रीक्वेंसी है वो उल्टा हो जाएगी, किसकी प्रोपोर्शनल होगी, z²/q के। तो बस ये आपके पास 4 स्पेशल टर्म्स हैं, रेडियस इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रोपोर्शनलिटी वाले। तो अभी आप क्या कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कुछ शीट में से जो आपको करने हैं, अभी आप खुद से ट्राई करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 आप अभी मिक्स्ड है क्वेश्चंस, सारे तो नहीं कर सकते, 2-4 बता रहा हूँ, पहले आप वो ट्राई कर लेना, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 में आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 26, 27, फिर दोबारा होमवर्क दूंगा, अभी आप ट्राई कर लेना 26, 27। लैंग्वेज से आपको वो आएगा इसमें, है ना, एक 35 और एक 34, बस ये 4 क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ट्राई कर लें। बाकी एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इनके ऊपर, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो इनके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो अभी आप इन फॉर्मूलेस के ऊपर काम करें, बोर्स मॉडल क्या है इसको पढ़ें, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स के ऊपर फोकस करें, रेडियस, वेलोसिटी, इनके फॉर्मूलोस को जरूर याद रखें। तो आज मैं ये तक कंप्लीट कर रहा हूँ,
नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग डिराइव करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।